तो फिजिक्स में लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब जब पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, क्या हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े थे ना। चलो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? अगर कोई एक बॉडी मूव करता है तो उसमें जो एनर्जी है, मतलब मूव करते वक्त जो वर्क हो रहा है उसमें जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते थे। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब मान लो जैसे कि ये पेन, ठीक है, ये पेन को मैं ये टेबल के ऊपर रख दिया, या फिर ये डस्टर को मैंने अगर टेबल के ऊपर रख दिया, ये एक जगह पर रेस्ट में है या नहीं है? रेस्ट में है, लेकिन क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, इसका वेट नहीं लग रहा, लग रहा है ना। तो उसी के वजह से उसमें जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ताकि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सके, क्योंकि अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ये डस्टर को मैं ऐसे खिसका दूं, गया ना, तो उस टाइम पे इधर पोटेंशियल एनर्जी था और जब मूव किया तो उसने कुछ एनर्जी खर्चा किया होगा, तभी तो वो मूव हुआ। दैट इज काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी वो है जो कि एक बॉडी के अंदर होता है या बॉडी में होता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है। ये पूरा सिंपल लैंग्वेज में यही है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल्स के बारे में बात करो तो जैसे मान लो आप ये डस्टर का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये एक एग्जांपल हो गया। या फिर मान लो हमारा जो घर में टंकी होता है ना, टंकी कहां पे होता है? ऊपर होता है या नीचे होता है? ऊपर होता है। उसके अंदर जो पानी है वो तो रेस्ट में है, लेकिन जब वो नीचे आता है वो हाई स्पीड आता है, तभी तो टैप खोलने पर पानी बहुत प्रेशर से आता है ना। तो पानी तो ऊपर रेस्ट में है, लेकिन वो जब नीचे आया तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी था, मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी था जब वो रेस्ट में था, और जब नीचे आया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आया। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी बना तो नहीं सकता, एनर्जी कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया आपके काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर मैं टंकी को छत के ऊपर ना बना के घर के सामने बना दूं, तब क्या उतने ही प्रेशर से आएगा मेरे टैप में पानी? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अब ऊपर जो टंकी था जिसमें पानी था और नीचे जो टंकी है जिसमें पानी है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा या नहीं होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें यह पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है किस पे? हाइट पे। ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा या मेन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन की वजह से या हाइट की वजह से जो एनर्जी हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिल सकता है? स्प्रिंग। देखो मान लो एक स्प्रिंग आपको दे दिया मैंने, और पेन के अंदर जो होता है, जब मैं मतलब दिखाता हूं, एक मिनट। ये पेन है, ठीक है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है। क्या होता है? ये स्प्रिंग पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब मुझे लिखना हो इस पेन से अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या करूंगा? ऐसे क्लिक किया तो यहां पे ये पेन बाहर आके या उसका निब बाहर आके वो रुक गया। लेकिन अगर मैं उसको फिर से दबा दिया और छोड़ दिया, वो कितने बहुत जल्दी वापस अपने फाइनल पोजीशन में रिस्टोर हो गया या नहीं हुआ? क्यों हुआ? ड्यू टू दिस स्प्रिंग। इस स्प्रिंग ने अपना, जब मैंने इसको ऐसे करके रखा है, अब इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जब मैंने और एक बार उस पर जो वो फोर्स था उसको रिलीज कर दिया तो वो बैक टू अपने नॉर्मल शेप में आ गया। तो उसको हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। और भी पोटेंशियल एनर्जी है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे चैप्टर वहां पे, लेकिन एक फॉर्मल डिस्कशन में बता देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर रखा गया है तो उसके वजह से भी आसपास, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है या पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को अगर मैं उसके आसपास भी लाता हूं तब वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर आप देखोगे मैग्नेट, अगर दो सेम पोल के मैग्नेट को मैं आसपास भी लाऊं तो वो तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर रिपेल हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्रिएट करता है, उसके वजह से क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे। इस लेवल में या 11th क्लास में हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका एक ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका डेफिनेशन पहले लिख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोलता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी और ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन ए फील्ड ऑफ फोर्स और बाय इट्स कॉन्फिगरेशन। अब इसका जो हमने 3 टाइप पढ़ा या समझा या देखा, जो मैंने बोला क्या क्या है? एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है स्प्रिंग बोल सकते हो या फिर इलास्टिक बोल लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर।
ये क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस इधर रखा हुआ है जो ग्राउंड से मान लो कितना डिस्टेंस दूरी पे है, मान लो h डिस्टेंस के दूरी पे, ठीक है, और इसका एक नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा होगा जो कि है उसका वेट mg लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। और वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या होता है, w इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, fs फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा हुआ था। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है नीचे की तरफ ड्यू टू वेट, तो ये क्या हो गया mg, और s डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से यहां तक h, ये हो गया w इक्वल टू mgh विच इज इक्वल टू क्या है, इसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर रखता ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, तब मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, 0 होगा ना, क्योंकि हाइट हमारा कितना हो गया 0 जमीन के ऊपर। ये क्यों हुआ, सिंस h इज इक्वल टू 0, और इसे ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its position above the Earth's surface, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है किसको, फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, देखो सादा सीधा लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है, एक पॉइंट है ए और दूसरा एक पॉइंट है बी। मान लो मैं ए से बी जाने के लिए ये एक रास्ता फॉलो कर सकता हूं, मान लो इसको पाथ 1 बोल देते हैं, और एक दूसरा रास्ता मैं फॉलो कर सकता हूं, एक है ये है मान लो पाथ 2, ठीक है। मतलब ए से बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है पाथ 1, दूसरा है पाथ 2, ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अब अगर मान लो ए से बी तक जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा, मान लो W इन पाथ 1 मान लो W मुझे करना पड़ा x जूल मुझे करना पड़ा, और पाथ 2 में भी मेरा जो वर्क डन हुआ वो भी x हुआ। समझना इस बात को, अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं, मान लो गाड़ी से जा रहा हूं, तो थोड़ा और आसान भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो मैं ए से बी तक जा रहा हूं बाय यूजिंग गाड़ी, ठीक है, मान लो मेरा 1 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, ठीक है, और मैं वो जब मैं कौन से पाथ से जा रहा हूं, पाथ 1 से, और अगर मैं पाथ 2 से जा रहा हूं और तब भी मेरा 1 लीटर पेट्रोल खत्म होता है, जो कि देखने में लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लग रहा है कि ज्यादा डिस्टेंस होगा, लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब यहां पे ज्यादा पेट्रोल खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए या ऐसा हो जाए कि यहां पे मैं जो जितना पेट्रोल, मान लो 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो रहा है और यहां पे भी 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो रहा है, देन हम उस टाइप ऑफ फोर्स को बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी पाथ से जाओ, मान लो फॉर एग्जांपल आपको 10 माले की बिल्डिंग तक जाना है या ऊपर तक जाना है, आप लिफ्ट से जा सकते हो, आप सीढ़ी से जा सकते हो, है ना। तो आप जब लिफ्ट से जाते हो आपका वर्क डन जितना हुआ दैट विल बी इक्वल टू जब आप सीढ़ी से जाते हो। लेकिन सुनने में वो पॉसिबल नहीं लगता, है ना, क्योंकि सीढ़ी से जाने पे तो सब ज्यादा मेहनत लगेगा, लिफ्ट से जाने में कम मेहनत, बटन दबाओ पहुंच गए ऊपर। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे, जो मैं बोला कि ऐसा तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, अभी उसी चीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। और उस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब जो फोर्स या जिस फोर्स की वजह से आप जो भी वर्क कर रहे हो या काम कर रहे हो, जिसके वजह से आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता, आप कौन से रास्ते से जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं होता, उस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। इसको लिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि सर आप तो बोल दिए हम कैसे मान ले, आप तो भगवान नहीं है जो बोलेंगे हम मानेंगे, ठीक है, मत मानो, लेकिन पहले इसका प्रूफ देखो। मान लो मेरे पास दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, मैंने यहां पे रखा और यहां पे रखा, मान लो ये हो गया बॉडी ए और ये हो गया मान लो बॉडी बी, ठीक है। मैंने इस बॉडी को ऊपर उठाया इतना तक, ए तक, जिसका हाइट मान लो h, ठीक है। अब इस बॉडी को मैं पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इतना तक आया और उसी पॉइंट पे रख दिया बी पे, ठीक है। यहां से यहां तक सीधा रास्ता h है,
यहां से यहां तक अगर आप सीधा नापोगे तब भी वो हाइट h है, लेकिन हम उस रास्ते से गए नहीं, हम घूम फिर के गए। ठीक है, इतना तो मंजूर है। चलो अब अगर मैं इस वाले में आऊं, इस वाले कंडीशन में, तो यहां पे मेरा W कितना होगा, mgh। इस वाले केस के लिए W मेरा कितना हो जाएगा, mgh। मान लो इसका मास m है और g लग रहा है, और इसका कितना हो गया, मान लो ये WA के लिए mgh होगा। अब आते हैं WB के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा नामकरण करते हैं, ये B हो गया ना, मान लो C D E F और ये B फिर से। ठीक है, इतना हुआ। अब यहां पे W मेरा कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब मान लो मैं इसको BC बोल देता हूं। ठीक है, वर्क डन ऑन पाथ BC प्लस वर्क डन ऑन पाथ DC प्लस वर्क डन ऑन पाथ DE प्लस वर्क डन ऑन पाथ EF प्लस वर्क डन ऑन पाथ FB। ये होना चाहिए टोटल वर्क डन, होगा ना या नहीं होगा, होगा। अब अगर मैं यहां से WBC मान लो कुछ तो वैल्यू होगा, मान लो WBC रहा, लेकिन ये जो WCD है वर्क डन, यहां पे क्या कोई वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी कब वर्क होता है, जब कोई बॉडी ऊपर जाता है और ग्रेविटी हमारा नीचे लगता है, लेकिन ये तो ऐसे आ रहा है, बॉडी को मैंने कैसे लेके आया, ऐसे लेके आया, तो वहां पे तो कोई वर्क डन होगा नहीं। तो मतलब ये वाला टर्म WDC मेरा कितना हो गया, 0, वर्क डन 0। अब DE यहां पे तो कुछ वर्क होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है, WD रहा, फिर EF ये भी 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और ये कुछ वर्क डन होगा WFB, होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इन सारे डिस्टेंस को ऐड कर दूं, CB DE और FB, ये मुझे कितना मिलेगा, H मिलेगा। तो W विल बी इक्वल टू कितना, mg इंटू DC BC प्लस ED प्लस बॉयफ्रेंड मतलब BF, होगा ना। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, mgh, हुआ या नहीं हुआ। तो वर्क डन जब अगर मैं सीधा लेके जाऊं और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके जाऊं, वर्क डन मेरा सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब फोर्स तो लग रहा हो ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वो रास्ते पे, कौन से रास्ते पे आप जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। समझे या नहीं समझे, दिमाग में थोड़ा कुछ घुसा या नहीं घुसा, घुसा पक्का। तो ये था उसका एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा प्रूफ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, उसको भी 2 लाइनों में लिख लो, समझे या नहीं समझे, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या बोला, कंजर्वेटिव फोर्स में बोला कि जो बॉडी, अगर कोई भी पार्टिकल को हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज तो बोला गया। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, आप लिफ्ट से जा रहे हो, आप सीढ़ी से जा रहे हो, आप जब सीढ़ी से जा रहे हो तो बस आपको, आप पे क्या सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, और भी बहुत तरीके के फोर्स एक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और हो गया आपका हाँ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। गाड़ी जो चला के जा रहा हूं, मैं जो एग्जांपल दिया, यहां से जाओगे 1 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, यहां से भी जाओगे तो मान लो 1 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, लेकिन एक यहां पे अगर 1 लीटर, यहां पे 1 लीटर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा रास्ता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही तो कोई गाड़ी मूव कर पाएगा, और उसी की वजह से तो पेट्रोल जलता है ना। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो अपने पाथ पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो आपका फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर विस्कोसिटी वगैरह। विस्कोसिटी जानते हो क्या है, विस्कोसिटी नहीं जानते, चिकनाहट, ठीक है पढ़ेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ पे, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, दे आर डिपेंडेंट ऑन। समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर एक बॉडी है और उसमें जो एनर्जी रहता है ड्यूरिंग उसके वो रेस्ट में जब हो, तो उसमें जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, एक था काइनेटिक एनर्जी, दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों एनर्जी कंजर्व्ड हैं, मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर मैं डस्टर को इधर से इधर ट्रैवल करवाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। मान लो आपको मैंने 10 रोटी खिलाया, तो जो आप मुझे वर्क डन करके दोगे 10 रोटी का, क्या दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी यू गेन्ड फ्रॉम 10 रोटीज। ऐसा हमारे बॉडी में नहीं होता, लेकिन फिजिक्स में ये होता है। ठीक है ना। अगर मैं आइडियल कंडीशंस के बारे में बात करूं, ऐसा नहीं कि हर जगह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर वो आइडियल नहीं होता, जनरेटर वो आइडियल नहीं होता। ठीक है, आइडियल कुछ भी चीजें नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में हमें चीजों को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि वो आइडियल है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है क्या वो कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब ये बोलना चाहता हूं, अगर मैं एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दूं, क्या मुझे वो 0 मिलेगा, मिलेगा। ये क्लास 9 में भी ये चीज पढ़े हुए हो, सीबीएसई में तो पढ़े ही हुए हो।
क्लास 9 में था ये, अगर ग्रेविटेशन चैप्टर याद करो, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी होता है, दीज आर क्या, कंजर्व्ड इन नेचर, या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होता है। सॉरी, तो उस चीज को हम पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। लिख लिया इतना, चलो प्रूविंग पे आता है। मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, यहां पे एक बॉल रखा गया है और यहां से यहां तक जो सरफेस है, यहां तक जो हाइट है मान लो h है, ठीक है। मान लो जब बॉल यहां पे है वो पोजीशन A है, पॉइंट A है, ठीक है। यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना होगा, जब बॉल को आप वैसे ही रखे हो, 0, वेलोसिटी 0। तो हम ये देखते हैं एट पॉइंट A काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है। एट A काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होगा, हाफ mv² विच इज इक्वल टू v 0 है तो 0 होगा या नहीं होगा। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट हमारा है h, mgh ये है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ke प्लस p, मुझे कितना मिलेगा, mgh, mdh मसाला नहीं है, mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। चलो ये तो हो गया एट ए। अब मैं क्या करता हूं, बॉल को छोड़ देता हूं, क्या करता हूं, बॉल को छोड़ देता हूं और बॉल क्या होगा, आके नीचे गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। चलो जब नीचे गिर रहा होगा, मान लो यहां पे जब बॉल यहां तक पहुंचा होगा, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं बी, मतलब जब मैं यहां से छोड़ा, मान लो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और ये बॉल मूव कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो इस बॉडी में एट बी काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहा है, लेकिन ग्राउंड तक पहुंचा नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी बचा हुआ होगा या नहीं होगा। मान लो यहां पे जो है वो उसका वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो v हो गया, ठीक है। तो एट बी v² माइनस u² इक्वल टू 2as होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है या नहीं है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, तो v² विल बी इक्वल टू 2a, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, v² इक्वल टू 2ax होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना हो जाएगा, हाफ mv² विच इज इक्वल टू हाफ m2ax होगा या नहीं होगा। इधर से 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, max बचा या नहीं बचा। अब यहां पे हमने जो ये a है, ये बॉल जो नीचे गिर रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की जगह पे ये कितना हो जाएगा, g होगा या नहीं होगा। यहां पे भी g, यहां पे भी g और यहां पे भी g, तो mgx हो गया या नहीं हो गया। अब आते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन पे। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब बॉल यहां पे होगा, हाँ mgx कैसे, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं, या अगर यहां से यहां तक आ गया तो ग्राउंड से इतना तक का डिस्टेंस कितना है, h माइनस एक्स है या नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg इंटू h माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो जाएगा, mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये होगा, मैंने इसको इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, होगा या नहीं होगा। अब mgx गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो गया, mgh। अब आ जाते हैं, मान लो ये नीचे गिर गया एट पॉइंट सी, ठीक है। जब ये नीचे गिरा तो इसका वेलोसिटी मान लो कितना हो गया, जब वो फाइनली नीचे गिरने वाला होगा, मतलब जस्ट टच करने वाला होगा, उसका वेलोसिटी मान लो मैंने मान लिया v डैश, ठीक है। जब वो नीचे गिरने वाला होगा मैंने कितना मान लिया, v डैश। तो एट सी कितना हो जाएगा, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g टोटल हाइट h होगा या नहीं होगा। तो v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा या नहीं होगा। ये मैंने कहां से डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला, v² माइनस u² इक्वल टू 2gs। यहां पे x डिस्टेंस कवर किया था, लेकिन जब वो नीचे पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, h डिस्टेंस कवर किया, तो 2gh v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा। चलो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² और v की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ mgh इंटू 2, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, mgh। और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, कैसे, mg इंटू ग्राउंड तक तो पहुंच गया ना, तो हाइट और कितना है, 0, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों को ऐड कर दिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू mgh प्लस 0, दैट इज इक्वल टू कितना, mgh, है ना। तो कोई भी पॉइंट पे आप ले लो, मैंने रैंडमली स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो ले लिया, बीच में आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, तो हर पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी तो होता है ना। हर पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम है। तो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है, देयरफॉर द मैकेनिकल एनर्जी इज क्या, कंजर्व्ड। समझे या नहीं समझे,
समझ में आया या नहीं आया? पक्का? कोई डाउट, कोई शंका नहीं ना? लिख लो। कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। मान लो पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, ए व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल क्लाइम्स अप ए हिल 200 मीटर हाई, इट मूव्स एट ऑन ए लेवल रोड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। Calculate the potential energy gained by it and its total mechanical energy while running on the top of the hill। ठीक है, तो मास यहां पे हमें क्या गिवन है, पहले डेटा गिवन क्या लिख लो। मास कितना गिवन है? 15 क्विंटल। इसको केजी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? अरे 1500 केजी होगा ना या नहीं होगा? गलत लिख दिया, 15,000 होगा। जी यहां पे कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मानो मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पे हाइट आपका कितना गिवन है, कितना ऊपर जा रहा है? हाइट आपको गिवन है 200 मीटर। ठीक है, तो इसमें पहला चीज पूछा क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होगा? mgh होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 9.8 इंटू 200 होगा या नहीं होगा? क्यों है? क्या बोल रही हो? नहीं जरा बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूं। क्या है? इंटू 1000 क्यों करेंगे? क्यों? सारा ऐसा ही यूनिट में है, केजी ऐसा ही है, मीटर ऐसा ही है, तो फिर क्यों ग्राम में कन्वर्ट करोगे? सर ऐसे ही मन कर रहा है, हैं? तो यार इस पर 10 ले लो, फालतू का 15 9। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 30 1 2 3 4 5 मतलब 3 × 10⁻6 जूल होगा या नहीं होगा? अप्रोक्सीमेटली। अगर इस पर 10 ले, जी को 10 ले लेते, कहाँ है 9.8 होता है मल्टीप्लिकेशन में, झंझट रखे। होगा या नहीं होगा? अब क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय इट एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी। तो के इक्वल टू कितना होता है? के इक्वल टू हाफ mv² होगा ना। इसका वेलोसिटी हमें कितना गिवन है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 1500 इंटू 30 इंटू 30 ये होगा। 2 से कैंसिल करें तो ये हो गया 15 इंटू 15 225 है ना। 15 इंटू 15 225 225 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15 5 6 7 6 675 और कितना जीरो 1 2 3 इंटू अच्छा इतना जूल। इसको अगर थोड़ा सजा के लिखे तो 6.75 इंटू 10⁴ जूल ये होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन यहां पे 10⁶ है तो क्या करेगा 6 लाने के लिए? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ यहाँ पे और एक जीरो लगेगा, ये 5 है ना, 1 2 3 जीरो, हाँ ये 5 तो 0.675 इंटू 10⁶ जूल इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? U प्लस के विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁶ प्लस 0.675 इंटू 10⁶ जूल दैट विल बी इक्वल टू कितना? 3.675 इंटू 10⁶ जूल ये होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया उस कार का जब वो ऊपर जा रहा था? इतना होगा या नहीं होगा? इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये आपका पेंडुलम है, ये उसका मीन पोजीशन, यहां से ये वर्टिकल हाइट कितना तक गया? 10 मीटर। मतलब मान लो यहां तक पहुंचा और यहां से यहां तक का जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर का हाइट, इतना तक पहुंचा। ठीक है, तो पूछा क्या है? उसका वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी निकालना है जब वो वापस आएगा या जो भी होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब। ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलो सर नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े ना? अभी पढ़े ना? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना है? 0 होता है। अच्छा ये भी नहीं पढ़े अभी। कंजर्वेशन पढ़ा है ना? उसका मतलब यही होता है, हर पॉइंट पे सिमिलर होगा। तो दोनों को अगर ऐड करते हो तो वो हमें क्या मिलेगा? कंजर्व्ड मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें के इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा?
हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक सेकंड। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये मिलेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। मैं नेगेटिव साइन को अभी इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, इग्नोर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ये होना चाहिए। तो यहां से बोथ साइड mm गेट्स कैंसिल, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, तो v विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh। होगा या नहीं होगा? होगा। अब रूट ओवर ऑफ 2 इंटू g कितना है मान लो 10, और h कितना है मान लो 10। 9.8 लेने को बोला क्या? अच्छा 9.8। ठीक है, यहां से डेसिमल हटाया तो ये हो गया 10, 10 गेट्स कैंसिल, 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 196 का रूट ओवर, 196 का रूट ओवर है ना, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 196 14 14 का स्क्वायर कितना होता है? 4541691 196 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका वेलोसिटी होगा या नहीं होगा? समझे? लिख लो। समझ में आया या नहीं आया? आया पक्का? इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फोर्स के बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, या जो इलास्टिक फोर्स हमने देखा अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया, पेन का एग्जांपल देके स्प्रिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी आज जो पढ़े और उसका कॉन्सेप्ट मिला के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं इसलिए वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पढ़ने का वो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।